पेपर लीक को लेकर एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार जैसे राज्य पहले से ही विवादों में रहे हैं, बदनाम रहे हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर की परीक्षा का पर्चा तक लीक हो गया। युवाओं ने सड़क पर जमकर हंगामा किया है। सीबीएसई बोर्ड के 2 पेपर लीक हुए और अब ये पेपर फिर से करवाए जाएंगे। उत्तराखंड पेपर लीक के मामले में इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। इस मामले की सीबीआई जांच होगी। किस पेपर लीक और उसके बाद परीक्षाओं का फिर से होना। बीएड किया है, एमए किया है, यूटेट सीटेट क्वालिफाई हूँ, यूसेट निकाला है, और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगार हूँ। आप नौकरी नहीं खरीद रहे हैं भाई साहब, आप हमारा मान और सम्मान और स्वाभिमान खरीद रहे हैं, हमारी आत्मा और सम्मान को खरीद रहे हैं। छोटे से पाइप में जरा सा लीकेज हो जाता है, इतना पानी बर्बाद होता है। यहाँ पेपर लीक हो रहा है, कितनी जिंदगियाँ बर्बाद होंगी, हम समझ ही नहीं सकते इस चीज़ को। फिर वो भर्तियाँ लाएगी, उसमें घोटाले होंगे, फिर वो चलता चला जाएगा। एक कूचक्र है जो चलता चला जाएगा, और ये कूचक्र तभी खत्म होता है जब बच्चे की उम्र खत्म हो जाती है। हम खुद पहले छात्र थे और हम लोगों ने ये सारी पीड़ा देखी है, फिर हम वापस बैक नहीं हो पाई कि हम फिर से फॉर्म भर सकें और नौकरी की तैयारी कर सकें। जब एक के बाद एक पेपर लीक की खबरें आती हैं तो सवाल सिर्फ करप्ट सिस्टम का नहीं रह जाता, सवाल उन लाखों करोड़ों बच्चों के सपनों का होता है जिनका भविष्य एक खबर के नीचे दबा दिया जाता है। हर परीक्षा एक उम्मीद लेकर आती है, लेकिन हर पेपर लीक उस उम्मीद को त्रासदी में बदल देता है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही पेपर लीक की भी 2 कहानियां हैं। एक सिस्टम जो जांच का आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेता है, और एक पहलू जहां बच्चे हर साल पेपर देते हैं और हर साल पेपर लीक की खबरें उन्हें तोड़ देती है। ये कहानी है ऐसे ही 1,70,00,000 से ज्यादा बच्चों की, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने सपने टूटते हुए देखे। पिछले 7 साल यानी 2017 से 2024 के बीच 15 राज्यों में 70 से ज्यादा पेपर लीक की खबरें काला सच बन गई। जेई का लीक हुआ, पटवारी का लीक हुआ, वीडियो का लीक हुआ, तो कैसे लीक हो जाते हैं भाई। 2023 से ही हम मतलब जब से मैं यहाँ तैयारी पे आया, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, आखिर कब तक पेपर लीक होता रहेगा। अगर ये सबूत नहीं है तो कैमरे पर बोलते ये छात्र क्या हैं, रद्द हुई परीक्षाएं क्या हैं, टूटते हौसले और उतरते चेहरे क्या हैं। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, यहाँ दिन की चिलचिलाती गर्मी और रात को खुले आसमान के नीचे छात्रों का हुजूम जमा था। ये छात्र UKSSC पेपर लीक विवाद को लेकर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। दरअसल 21 सितंबर 2025 को हुई इस परीक्षा के 3 पेपर कथित तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसी खबर और छात्रों का सच जानने ABP क्रिएटिव लैब की टीम पेपर लीक, सिस्टम की खामी और परीक्षाओं में होने वाली तमाम तरह की अनियमितताओं के जवाब ढूंढने यहाँ पहुंच चुकी थी। यहाँ दिन भर छात्रों में गम और गुस्सा हावी था, तो रात को सोते छात्रों के बराबर से निकलते वाहन एक अजीब सा डर पैदा कर रहे थे। किस प्रकार से हम यहाँ सर्वाइव करते हैं। यहाँ एक बार आए तो सही, कोई मंत्री का बेटा ग्रुप सी की तैयारी करे, लोअर पीसीएस की तैयारी करे, तब तो उसको पता चले कि तैयारी क्या होती है। 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल लग जाते साल तैयारी करने में, तब भी उसके बाद परिणाम नहीं मिलता। और इनकी वही राजनीति, पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ। अरे पेपर लीक नहीं हुआ तो हुआ क्या। लेकिन छात्रों की बातों में जो संजीदगी थी वो वाकई हैरान करने वाली थी। सालों सालों में भर्तियाँ आती है, उसकी वजह से कई युवाओं की एज ऊपर हो जाती है, और बेचारे 32 से 30 प्लस के अराउंड होंगे। ये ऐसी भर्ती में ये फिर कुछ कैंसिल, मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा घोटाला, और पूरा उनकी एज निकल जाएगी। तब उन युवाओं का क्या होगा। उन्होंने तो अपनी ग्रेजुएशन वगैरह छोड़ छाड़ के वो अपनी किसी और जॉब में ना जाके तैयारी करी, अपनी ज़िंदगी 4-4 साल लगाए हैं, तब वो क्या करेंगे बताइए। हम तो फिर भी कॉर्पोरेट में करके आगे हम कुछ ना कुछ पकड़ लेंगे, फिर तो जॉब पकड़ लेंगे। बट उनका क्या होगा, जो बेचारे कोचिंग में बैठे हुए हैं, अपने यहाँ लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं पूरे 15-15 घंटे, पूरे घर बार छोड़ के आ चुके हैं बेचारे। यहाँ पे आप करणपुर देखिए, करणपुर में रहते हैं बेचारे, अपने घरों से दूर, त्योहारों पे घर नहीं जाते।
करणपुर, जिसे देहरादून का मुखर्जी नगर कहा जाता है। यहाँ कमरे सपनों से छोटे और उम्मीदें शहर जितनी बड़ी हैं। ये कहानी एक कमरे की नहीं, ये उन 10,000 से ज्यादा कमरों की कहानी है जो करणपुर की तंग गलियों में बसे हैं। एक बार आप यहाँ विजिट करिए करणपुर में, सर आप ऐसे मिल जाएगा ना कि सर इस रूम पे खुद खिड़की नहीं है। इसमें गर्मियों में क्या हालत होती होगी, 3-3, 4-4 बजे तक नींद नहीं आती, छत में सोते हैं हम सर इस घुटन वाले कमरे में। अभी आप देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है, क्या आ रहा है। गर्मियों के टाइम पे सर आप खाना नहीं बना सकते यहाँ पे। हम तो ये चाहते हैं कि हम 1 साल 2 साल में सिलेक्शन लेके अपने घर में चले जाएँ। पीड़ा क्यों बताएं, मम्मी मेरी 2022 से अभी तक एक दिन आई मम्मी, वो भी उस दिन हमने बाहर कमरा लिया क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी हो रखी थी। कमरा तो यही है सर, जैसे गुस्से तो ये ख़त्म हो गई, यहीं पे खाना बनाना है, यहीं पे बर्तन धुलना है, यहीं पे बाथरूम है। सुबह उठो, लाइब्रेरी जाओ, फिर आओ, फिर सो जाओ, यही रूटीन बना है डेली का। अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर 6x10 के बेहद छोटे दम घोट देने वाले इन कमरों में रहने वाले छात्र एक बार बने खाने को 2-2 दिन तक खाते हैं। बीमार होने पर अस्पताल जाने से पहले 2 बार सोचते हैं। ये बच्चे एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें सिलेबस से ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है। मैं तैयारी करने आया था, 2019 में आया था वैसे बीएड करने, लेकिन लॉकडाउन लग गया तो मैं घर चला गया। फिर मैं 2022 से करणपुर में हूँ और इस कमरे पे मैं 2 साल से हूँ और 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। कई पेपर दे दिए पर सब पेपरों में मतलब अभी तक फाइनल रिजल्ट कहीं नहीं आया। एक छात्र की पीड़ा खाली एक उसका परिवार ही जान सकता है, एक छात्र ही जान सकता है, एक उसका दोस्त ही जान सकता है कि वो किस प्रकार से यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। सर दुख तकलीफ होता हमें। 15-16 दिन मेरी तबीयत खराब थी, मैं हॉस्पिटल नहीं जाया, पीछे कोरोना से मैं हॉस्पिटल नहीं गया। मेडिकल स्टोर से दवाई ली, 200-250, 300 की, मतलब 2-3 दिन में दवाई लाया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो लास्ट में मैं कोरोनेशन गया और 500-600 रुपये अगर हमारी दवाई में लग गई तो पूरा हमारा हिसाब किताब जो बजट होता है मंथली वो सर डिसमिस हो जाता है। तो रात को खाना बनाते थे वही सुबह चल जाता है, वही हमारे दिन में भी चल जाता है। गद्दारी करिए, वो उसका परिवार का भी नहीं आना चाहिए कोई। ये लड़ाई सिर्फ बच्चों की नहीं है, ये उनके घरों की भी है। हर महीने घर से पैसे आते हैं और साथ में उम्मीद भी। लेकिन एक सवाल हर बार उनसे पूछा जाता है, आखिर कब तक, कितना समय और? तो एक ही जवाब होता है कि आएगा, शायद अगले हफ्ते आएगा, अगले हफ्ते कुछ मतलब कुछ नया मिलेगा। तो कहीं कुछ मिलता नहीं है और घर वालों की उम्मीद ये होती है कहीं ना कहीं नाम आ जाएगा, बस इसी उम्मीद में बैठे हैं। घर वाले जवाब तलब करते हैं और कितना टाइम लगेगा, क्या जवाब दे सर। आज की डेट में सर ऐसी स्थिति हो रही है कि वो क्या बोलते हैं कि मतलब एक ऐसे डिसीजन लेना पड़ रहा है कि पन्ना पलटें या किताब बंद कर दें। कई बार होता है कि जैसे रूम का किराया 5,000 तक पहुंच जाता है, फिर लाइब्रेरी की फ़ीस भी देनी है, कोचिंग की फ़ीसें भी देनी है, तो पैसा तो टाइम पे मतलब आ ही जाता है, पर कभी लेट हो जाती है तो कई बार इधर उधर से एडजस्ट करना पड़ता है। फिर कई बार बोल नहीं पाते हैं कि पैसे दो, पैसे भेजो, पर फिर एडजस्ट थोड़ा बहुत कभी करना पड़ता है। 8-10 हज़ार रुपये में सर घर से मतलब पैसा मिलता है 8-10 हज़ार में। 8-10 हज़ार में सर्वाइव नहीं होता। 3500 रुपये कमरे का देना, 100 रुपये कूड़े फेंकने वाले को देना है, 1000-1200 रुपये लाइब्रेरी का देना है। कभी कुछ बुक्स वगैरह आती है वो लेनी पड़ती है, कभी नई क्लासेस परचेज़ करनी पड़ती है वो लेनी पड़ती है, कभी सर तबीयत ख़राब हो जाती है, कई चीज़ें हो जाती है सर। नहीं मांगते शुरू में, चलो मांग देते, आज तो शर्म भी आती है। अगर 500 रुपये भी घर पे बोलना है ना तो भैया को मैसेज करना पड़ता है कि हाँ भाई 500 रुपये भेज। वो अगर उसने भेजी तो ठीक है, नहीं भेज तो सर हम चुप रहते हैं। पापा भी हमेशा उम्मीद लगाए हैं, पैसे भेजते हैं, यही उम्मीद लगाए हैं कि लड़के का कहीं ना कहीं होगा, कभी ना कभी होगा, कि कोई तो दिन होगा जो हमारा होगा। परिवार, समाज और रिश्तेदार, इन सब के सवालों का जवाब जब ये छात्र नहीं दे पाते हैं तो कैसे वो अपनों से भी दूर हो जाते हैं, इसकी बेबसी इनसे बेहतर कौन बता सकता है। यहाँ देहरादून में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, पर लेकिन मैं किसी के घर पे नहीं जाता हूँ, ये बोल के कि कहीं कोई ऐसा पूछ ना ले कि कहीं सिलेक्शन हुआ, कहाँ रिजल्ट आया, यही बोल के। जैसे शादियाँ होती है तो मैं शादियाँ में भी कम ही जाता हूँ। घर वाले बोलते हैं कि देहरादून में शादियाँ हैं तो चले जाओ, पर नहीं जाता हूँ कि क्योंकि मानसिक स्थिति इस तरीके से कि कहीं उत्सव मनाने का मन ही नहीं करता है। आज के दौर में लोग अपने कंप्यूटर, लैपटॉप पर उंगलियों से सब लिख देते हैं, शायद पेन से लिखना भी भूल चुके हों। लेकिन उसी दौर में ये छात्र सैकड़ों पेन और हजारों पेपर्स को भविष्य की तैयारी से रंग देते हैं, लेकिन परिणाम काली स्याही की तरह दस्तावेजों में सिमट के रह जाता है। मैं मतलब ये अभी एडमिट कार्ड निकाले हैं तो 24 एडमिट कार्ड हैं, तो इतने 24 पेपर दे चुका हूँ मैं। और इन 24 पेपरों में से ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर देता हूँ, इसमें 3 मेंस के एडमिट कार्ड हैं और 2 बार टाइपिंग दे चुका हूँ और 1-2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा चुका हूँ और 4-5 एग्जामों में मैं 1 या आधा नंबर से रुका हूँ।
और जैसे अभी ये है कॉफ़ियाँ, तो मैंने अभी पीछे इसका एग्ज़ाम दिया था तो इतनी सारी कॉफ़ियाँ मैंने ये आंसर राइटिंग की है इन पर, ये आंसर राइटिंग की है। अभी कुछ कॉफ़ियाँ ये हैं पर इनका कुछ मतलब यही है कि रिजल्ट कुछ नहीं है। और इन आंसर राइटिंग में इतने सारे ये पेन है, तो ये सारे खाली पेन है, इतने सारे में पेन भर चुका हूँ। अगर कोई भी पेन खोलोगे तो खाली निकलेगा वो। पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली जैसी घटनाओं से छात्र किस हद तक मानसिक तौर पर प्रभावित होते हैं, इसका अंदाजा लगाना हमारे और आपके लिए मुश्किल है। सबसे ज़्यादा चुनाव में यूथ इन्वॉल्व होता है, उन्हीं की वजह से ये सरकारें बनती है। और आज आप उन्हीं यूथ का हनन कर रहे हो। 4th क्लास के लिए 40-40, 50-50 हज़ार फॉर्म भरे जाते हैं। इस लाचार सिस्टम की गैर जिम्मेदारी छात्रों के जीवन की दिशा बदल देती है। ये बस कहानी नहीं, ये सच है। बॉबी पंवार, जो पिता की मृत्यु के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करने निकला था, उसे पेपर लीक जैसी घटनाओं ने, भ्रष्ट सिस्टम ने पढ़ाई से ज्यादा राजनीति पढ़ा दी। आज वो छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है। आप इसको यहीं पे पूरा लिख देंगे कि सीबीआई की संस्कृति है। ये आपकी हमारी बड़ी जीत है। देखिए, बॉबी पंवार भी एक स्टूडेंट था जो दूर पहाड़ों से आकर अपने सपनों को सजाए हुए देहरादून पहुंचा और अपनी तैयारी करते हुए जब ये पता लगा कि हमारे भविष्य को बेचा जा रहा है, हमारे पेपर बेचे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब क्लू मिला तो इसमें हमने इस चीज़ का पीछा किया। एक संगठन बना और उस संगठन का नेतृत्व मुझे दिया गया और हमने इसमें प्रयास किया और काफ़ी हद तक हम इस चीज़ के तह तक गए और काफ़ी सफलताएं मिली। जिस सफलता में सबसे बड़ी सफलता है कि हम अपने प्रदेश में नकल रोधी कानून बनाने में सफल रहे, सभी युवा, सभी के संघर्ष से। इसके अलावा 100 से अधिक नकल माफियाओं को हमारे प्रयासों से जेलों के भीतर जिन्हें भेजा गया। तो बहुत सी चीज़ें हुई, मुकदमे लगे और मुकदमे भी ऐसे नहीं, इन लोगों ने तो संगीन धाराओं पे मुकदमे दर्ज किए। आंदोलन में ही 307 जैसी आईपीसी धारा लगाई गई। तो फिर हम वापस बैक नहीं हो पाए कि हम फिर से फॉर्म भर सकें और नौकरी की तैयारी कर सकें। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये चिंता अब सिर्फ छात्रों की नहीं रही। ये आवाज उस सिस्टम के भीतर से भी आ रही है जिसने कभी इस व्यवस्था को चलाया था। कई प्रकार के माफिया हैं जो कि कोल माफिया से ज्यादा गड़बड़ है। दी माफियाज ऑफ स्कूल एजुकेशन वर मच वर्स देन माफियाज ऑफ कोल। कोल में तो माफिया जो था ओवरग्राउंड था, माइनिंग अंडरग्राउंड थी। एजुकेशन माफिया सब अंडरग्राउंड है, दे आर ईटिंग इनटू एसेंशियल्स। और इसी बीच सरकार ने पेपर लीक को लेकर नया कानून लागू कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने पेपर लीक का कानून, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी है। देश में पेपर लीक पर नया कानून लागू हो चुका है। सिस्टमेटिक फेल्योर को रोकने के लिए केंद्र सरकार एंटी पेपर लीक लॉ लाती है, जिसमें 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया जाता है। राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर कथित सख्त कानून बनाती है, लेकिन सवाल यही है कि क्या कानून बन जाने से हालात बदल गए। नकल रोधी कानून जब नहीं आया था तब 12 लाख रुपए था, अब कीमत 15 लाख हो गई है। तो समझिए क्या ये नकल रोधी कानून इसलिए बनाया था ताकि 3 लाख रुपए आप उसमें बढ़ोतरी कर दे। नकल विरोधी कानून अगर आ भी गया तो अभी भी कैसे वही लोग जिन्होंने पहले नकल विरोधी कानून से पहले जो पेपर लीक कर रहे थे, अभी भी वही लोग शामिल है। बताइए कैसे? 2023 से ही हम, मतलब जब से मैं यहाँ तैयारी पे आया, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, आखिर कब तक पेपर लीक होता रहेगा? हकीकत यह है कि कानून के बावजूद भारत में हर साल औसतन दर्जनों परीक्षाएं या तो रद्द होती हैं या फिर शक के घेरे में आ जाती हैं। सिर्फ एक साल में, यानी साल 2025 में ही लगभग 12 परीक्षाएं पेपर लीक विवादों में फंस चुकी हैं। इसमें अकेले UKSSC पेपर लीक में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं। और ये नाकामी सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सीमित नहीं है, ये 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं तक में भी साफ साफ दिखाई देती है। मेरे माँ बाप के मेरे से जो सपने थे वो मेरे सपने टूट गए। अब ये नहीं पता चलता कि अब अगले साल अगर पेपर आएगा वो भी लीक हो जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मेरे पास 15-20 लाख रुपए होते तो मैं 3-4 साल अपना यहाँ कैरियर बर्बाद नहीं करता, मैं भी आज की डेट में कहीं अच्छी पोस्ट पे लगा होता।
मैंने 2024 में डीएलएड का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। एंड मैं आप यकीन माने या ना माने जो भी है, खैर उस पेपर में क्या हुआ था कि डीएलएड का जब उन्होंने पेपर वगैरह हमें को दिखाए गए थे, क्या बोलते हैं, पन्नी के अंदर मेरी जो पन्नी थी वो पर्टिकुलरली मेरी वाली पर्सनली वो खुली हुई थी। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी कर रहे हैं कि वो अपनी ओएमआर शीट ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। तो अब सोचिए किसी बच्चे ने पेपर भरा है तो अपनी ओएमआर ब्लैंक ही छोड़ के जा रहा है, तो एक क्वेश्चन तो करेगा, अटैम्प्ट तो करेगा एटलीस्ट, क्यों मतलब वो ब्लैंक ही छोड़ रहा है। क्या यहाँ पे कोई और साजिश भी है कि उनकी ओएमआर बाद में जाके कहीं कोई और टीचर भर देता होगा या फिर कोई और इसमें संलिप्त है? अगल बगल में सारे बच्चे लोग सब पढ़ने वाले, सारे बच्चे लोग 8-8, 9-9 साल। एक भाई यहाँ पे पीछे, यहाँ पे बगल में 2013-14 का बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से पीछे रुका है। क्या पता वो भी धांधली का शिकार हुआ होगा, हो भी सकता है ना, वो धांधली का शिकार हो सकता है। क्या पता धांधली ना होती, 2 नंबर से वो बंदा सेलेक्ट हो जाता। अब ये कहते रहे 3 पेपर बाहर है, कुछ नहीं होता। पेपर लीक अब एक ऑर्गेनाइज क्राइम बन चुका है। एक अनुमान के मुताबिक अकेले बिहार में पेपर लीक का अवैध धंधा कम से कम 500 करोड़ रुपए का कारोबार बन चुका है। अपने अपने परिवारों में हम सबने देखा है कि नंबर लाने का कितना प्रेशर होता है और यही प्रेशर देखते देखते कहां पहुंच जाता है, इसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भर्ती परीक्षाएं जो भी कैंडिडेट्स इसमें अपेयर करते हैं उनको राजकीय संस्थाओं पर विश्वास होता है और इस तरह की घटनाओं से इन बच्चों का, इन कैंडिडेट्स का, इन स्टूडेंट्स का मनोबल बहुत गिरता है, बहुत टूटता है, जो कि बहुत दुखद है। और कहते हैं ना कि सिस्टम से फेट नहीं उठना चाहिए। जिस दिन सिस्टम से फेट उठ गया उस दिन बर्बादी शुरू हो जाती है। पेपर लीक, परीक्षा में विफलता, पारिवारिक और सामाजिक दबाव, इन सब को झेलते हुए आखिर में कुछ छात्र किस हद तक टूट जाते हैं, इसके आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक हर साल देश में 13,000 से 14,000 छात्र आत्महत्या करते हैं और इनका कारण होता है फेल्योर इन एग्जामिनेशन और एकेडमिक प्रेशर। पर ये किसी भी होनहार छात्र के भविष्य का अंत नहीं हो सकता। क्या वो उनका मनोबल इतना गिर गया है या वो इतना टूट चुके हैं या वो अपने घर वापस नहीं जा सकते या किस मुंह से वापस जाएं? ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें सुनने में लगती हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली, मानसिक स्तर पे अगर आप देखें तो एक बच्चा जो घर से निकलता है कुछ सपने लेकर, उसको अगर वो अनुकूल परिस्थितियां ना मिले, उसके बावजूद वो मेहनत करके एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होके जाता है और फिर उसे पता चलता है कि जिस चीज़ के उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, उसके पेरेंट्स ने अपने एक टाइम का खाना ना खाकर उसको पढ़ाने की कोशिश की, उसको वो सारी सुविधाएं दिलाई जिससे वो अच्छी तरह पढ़ सके। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं के बाद जब ये पता चलता है कि नहीं, जो पेपर उसने दिया वो तो वैलिड ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से बहुत दुर्भाग्य भी है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी कैंडिडेट्स हैं, कि निराश नहीं होना है, निराश बिल्कुल नहीं होना है। ये चीज़ें हमारे को तोड़ने के लिए आती हैं, हमें ख़त्म करने के लिए इनफैक्ट आती हैं। हमारा मनोबल टूटता है, हमें लगता है कि बस अब और कुछ दुनिया में है नहीं, दिस इज़ द एंड पॉइंट। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ज़रूर कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। बिल्कुल भी उदास ना हो, निराश ना हो, हर चीज़ का समाधान है। जान है तो जहान है। ये कहानी सिर्फ पेपर लीक की नहीं, ये उस पीढ़ी की कहानी है जो बार बार टूटती है और फिर भी अगली परीक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन अपराधी बार बार पेपर लीक के आरोपों में घिरते हैं, दोषी पाए जाते हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। क्या देश कभी युवाओं की जिंदगी से खेलने वाले इन माफियाओं की परीक्षा लेगा या हमेशा ये पास होते रहेंगे? भारत नॉलेज इकोनॉमी बनने का दावा कर रहा है, लेकिन कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता जब काबिलियत नहीं, पैसा और जुगाड़ सफलता की कीमत तय करे। जब हम इस कहानी का अंत कर रहे हैं, तब तक कर्नाटक में 2026 का पहला पेपर लीक हो चुका है और यूपी में अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों की जांच के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 रद्द कर दी गई है।